वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी 1885 में स्थापना होती है। लगभग 6 दशक सत्ता के शीर्ष पे रहती है। उत्तराखंड राज्य 2000 में बनता है। राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान आता है। 2 वर्षों के बाद 2002 में से चुनाव होता है। तो उस चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और सत्ता के शीर्ष पर बैठती है। राष्ट्रीय पटल की बात करें तो जिस तरह से राष्ट्र में, पूरे देश में कांग्रेस संघर्ष के दौर से गुजर रही है, उसी तरह से आज देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में भी अब ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कल रात 3 महत्वपूर्ण पद कांग्रेस पार्टी के मैं लंबित इसलिए कह रहा हूं कि तुरंत निर्धारित होना चाहिए था। पूरा सत्र चला गया। सत्र में न तो नेता प्रतिपक्ष थे, न नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष थे, न तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कल तीनों की घोषणा होती है। अध्यक्ष के लिए करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और उपनेता भुवन कापड़ी को बनाया जाता है। और इन तीनों को बनाते ही चर्चाएं जन्म लेती है कि क्या कांग्रेस का जो थिंक टैंक है अब वह सोचने की स्थिति में नहीं रह गया है, चुनाव की हार से क्या सदमे में चला गया। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्य मंत्री। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सचिन गुप्ता जी हैं। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है। युवा नेता है, उत्तराखंड की नब्ज को समझते हैं। सचिन जी कई बार अपनी बात को मुखर होकर के कांग्रेस भाजपा तोड़ने के लिए रखते हैं और इन दोनों लोगों के साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो उत्तराखंड की हकीकत को जमीनी रूप से जानते हैं, राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम चलेंगे अपने बड़े भाई अनिल गुप्ता जी के पास। अनिल जी, 3 पद दिए जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा किस रणनीति पार्टी ने ये तीनों पद दिए हैं। आज चर्चा, अगर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है हम लोगों का भी, आम जन का भी, कि रणनीति कौन सा है और समीकरण क्या है। अनिल गुप्ता जी। देखिए श्रीवास्तव जी, ये बात सही है कि गढ़वाल और हरिद्वार के क्षेत्र से किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, क्योंकि इस पूरे इलेक्शन में हम गढ़वाल में बहुत कमजोर नजर आए थे। हरिद्वार में जितने उम्मीद थी चलो उसमें हम काफी संख्या में जीतते भी आए, लेकिन गढ़वाल तो ये कहते हैं जहाँ पार्टी को मजबूत करने की स्थिति में कदम उठाने चाहिए थे, और उस स्थिति में यहाँ का प्रतिनिधित्व, लीडरशिप को डेवलप करने के लिए किसी न किसी रूप में स्थान देना चाहिए था। लेकिन हाईकमान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, कांग्रेस के वर्तमान विधायकों से पूर्ण रूप से विचार विमर्श किया है, और उनका जो आउटपुट आया उसके आधार पर जो उन्होंने निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से हाईकमान ने कोई ना कोई आंतरिक रूप से रणनीति बनाई होगी। इसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया, क्योंकि अब कांग्रेस को क्षेत्रवाद, जातिवाद और तमाम चीजों से उठकर निर्णय लेने होंगे। जो योग्य व्यक्ति है उसको आगे लाना होगा, जो तमाम समीकरणों को जोड़कर, तमाम मुद्दों को जोड़कर कांग्रेस की मजबूती के साथ उसको पूर्ण उसके रूप में आगे लाने के लिए खड़ा उतर सके। ये हमें योग्यता, अनिल गुप्ता जी, योग्यता का पैमाना क्या होगा, मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र जी सर, जिस तरह से कांग्रेस ने 4 दिन पहले जो यशपाल आर्या कांग्रेस को 2017 में सत्ता से आने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चुनाव से पहले कांग्रेस में आते हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। भुवन कापड़ी पहली बार चुनाव जीतते हैं, उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। करण मेहरा, जिनका प्रदेश में कोई अपने आप में कोई पहचान नहीं है, उन्हें नेता
कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता। और ये कह रहे हैं योग्यता के आधार पे, तीनों की योग्यता का पैमाना साहब समझना पड़ेगा हम लोग को। वैसे भी संजय जी, अगर आप ये सारी अगर इस तरह से जो है टीम जो है कांग्रेस ने अपने मतलब नेताओं को आगे किया है, हाँ ये जरूर है कि तीनों नेता किसी न किसी बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं और पहले रह चुके हैं। लेकिन जिस तरह का जो है, अगर आप आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य पार्टी है उत्तराखंड में और देश में, अगर उसको कहीं ना कहीं काउंटर करना है तो मुझे लगता है कि ये जो मतलब इस तरह से उनका चयन है इनका, ये कहीं ना कहीं इसमें फेल हो गए। मुझे लगता है कि ये या तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा मंथन नहीं किया गया, या कुछ मंथन के बाद कुछ लोगों ने इसको इस तरह से जो है इसका रिजल्ट निकाला कि जिसमें जो है न तो जो है उत्तराखंड को पूरी तरीके से आगे रखा गया, न उनकी समस्या को रखा गया, न उनके नेताओं को और न उनके जो एक्सपीरियंस को आगे लेके चले। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसा एक इस तरह का जो है मतलब प्रयोग करना चाह रही कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी कर रही। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में बहुत फर्क है। बीजेपी के पास अपना संगठन है, बीजेपी के पास अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है, लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो बहुत सारी चीजें जो करते हैं वो जमीन पे जो आंकड़े हैं, हर दिन के आंकड़े, हर महीने के आंकड़े, हर साल के आंकड़ों को जोड़कर और सारी समीकरणों को देखकर वो आगे चलते, और आप ये समझ लीजिए उन आंकड़ों के बीच में उनको सफलता मिलती है। लेकिन कांग्रेस भी वही प्रयोग करना चाहती है, लेकिन उनका जो प्रयोग है वो बिना किसी आंकड़े, बिना किसी समझदारी के, बिना किसी की जो है जो रियलिटी है जमीनी स्तर पर जो रियलिटी है उसको देखकर नहीं किया। अब आप ये देखिए, एक तरफ जो है प्रीतम सिंह जो कि इतने स्ट्रॉन्ग नेता हैं और जो पहले भी रह चुके हैं, अभी गणेश गोटियाल जी जो अध्यक्ष बने, ठीक है वो कुछ वोटों से, कुछ 100 वोटों से हार गए, लेकिन उन्होंने एक कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी थी, लेकिन वो सबको पीछे कर दिया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है हरीश रावत को ही लेके आगे चल। अगर आप जहां तक देखें रिलेशनशिप में बात देखें कि जो करण महाराज है वो जो हरीश रावत जी उनके मतलब जीजा लगते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो है। दूसरी बात अगर आप आर्य जी की बात करें, आर्य जी एक दलित नेता है, अच्छे नेता है, लेकिन आर्य जी के अलावा भी अगर आप देखें, अगर आप यंग जनरेशन को आगे लगाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे थे जिनके अंदर ऊर्जा वो काम करते हैं। ऐसे नेता है जो ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नेताओं की कोई कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसका रिजल्ट कुछ आगे आने वाले टाइम पे नहीं लगता। और मुझे लगता है कांग्रेस और कई खेमों में बटने को तैयार हो रही। सचिन जी, आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिखराव की तरफ कहते हैं। चुनाव हारने के बाद, समीक्षा के बाद मजबूती आती है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद आज वह स्थिति आ गई है कि कांग्रेस का जो सत्तावन नेता प्रीतम सिंह कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे सकता हूँ, हरीश रावत कह रहे हैं मुझसे इस्तीफा ले लिया जाए, तो ये तो सचिन जी आप लोगों के लिए अच्छी बात है, खबर अच्छी है। देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है, देश की जनता के लिए अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और नारा दिया था कांग्रेस को भारत, और आज वर्तमान की कांग्रेस की स्थिति ये है कि मुद्दाविहीन, नेतृत्वहीन और दिशाविहीन जो है कांग्रेस की आज की स्थिति है। आज कांग्रेस के नेतृत्व को जो केंद्र से लेकर राज्य तक है, उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार उन्होंने करना क्या है। केंद्र में जब वो रहते हैं तब उनको सत्ता का लोभ रहता है, और राज्य में रहते हैं तो सत्ता का लोभ रहता है। सत्ता से बाहर होता है तो संगठन की खुशी का लोभ रहता है। तो केवल जो है मैंने देखा कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं वो केवल सत्ता के पीछे, चाहे वो संगठन की चाहे सरकार के, उसके पीछे दौड़ते भागते, कुर्सी के पीछे बात, केवल कुर्सी के पीछे। दूसरा सबसे बात है, अभी अनिल जी ने कहा कि जो योग्य है उनको जिम्मेदारी दी है, आपका संगठन का आंतरिक मामला है, लेकिन प्रीतम सिंह जी क्या अयोग्य थे? क्या गणेश गोटियाल जी अयोग्य थे? या और अन्य आपके यहाँ नेता थे वो अयोग्य थे? तो मेरे को नहीं पता कि आपका पैमाना क्या है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, लेकिन वर्तमान में जनता के बीच में, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी बहुत रीस करते हैं, मैंने देखा कि आप संगठन के मामले में भी जो है आप बीजेपी की रीस करते हैं, और अन्य सामाजिक कार्यों में भी आप बीजेपी की रीस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जो है आप बीजेपी की रीस नहीं कर सकते। बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है जमीनी स्तर से एक जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जनता के मुद्दों को जो है उठाने का काम करता है, जनता की समस्याओं को लड़ने का काम करता है, जिस कारण आज भारतीय जनता पार्टी शिखर पे है और जो कांग्रेस पार्टी है वो फर्श पर है। तो इसलिए जो है ये आप जो है रीस करना छोड़ें, और जो भी आप जो है निर्णय लेने की बात करते हैं उसको आप अपने
नहीं निर्णय ले पा रहे। अनिल गुप्ता जी, आपने गढ़वाल कुमाऊं की बात की। हो सकता है कि तथ्यों के साथ मेरे पास जानकारी आधी दूसरी है, लेकिन उसी जानकारी को मैं आपसे शेयर करूंगा। 29 सीटें कुमाऊं में आती हैं और 41 सीटें गढ़वाल में आती है। 29 में आप 11 जीते हैं, 41 में आप केवल 8 जीते हैं। तो आपको जहां कमजोर थे वो मजबूत करने की जरूरत थी, जहां मजबूत है उसे मजबूत करने की जरूरत थी। कौन सा सरकारी रणनीति कहती है कि जहां आप कमजोर हो उसको छोड़ दो और जो मजबूत है उसे मजबूत करने के लिए सारा का सारा खाना उस आदमी को खिला दो जो मजबूत और मोटा ताजा आदमी है। देखिए, पहले तो मैं 2 सवालों का जवाब देता सर। फिर सचिन भाई ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की हिस्सा, भारतीय जनता पार्टी की हिस्सा कांग्रेस नहीं करती। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लो तो वर्तमान समय में आपको कांग्रेस का आंतरिक रूप भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा हो। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर सरकार में संगठन हो, उस पर आज कांग्रेस की छापें आती है। कांग्रेस मुक्त भारत में कांग्रेस बीजेपी जरूर हो गई है। हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत। दूसरी बात, आई भाई प्रीतम सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनके पिता श्री गुलाब सिंह जी एक लंबे समय तक बिना पराजित हुए योद्धा की तरह कांग्रेस के विधायक और मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में की पृष्ठभूमि और भाई प्रीतम सिंह की भी छठी बार विधानसभा का चेयरपर्सन लगाकर एक अपराजित योद्धा के रूप में कांग्रेस मजबूती के साथ करें। लेकिन सवाल क्या, लेकिन उसके बावजूद यदि अभी उनको विधायक के अलावा कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो हो सकता है कांग्रेस हाईकमान की नजरों में उनकी उपयोगिता कहीं और नजर आ रही हो। ये जरूरी नहीं है कि उनको नजरअंदाज किया गया हो। ढूंढा क्या भाई, आला हाईकमान आपने कहा आला हाईकमान भविष्य की राजनीति को देखते हुए, क्योंकि 2024 से हमारे सामने खड़ा उसकी तरफ उस बात पर नजर रखते हुए प्रीतम सिंह जी की जो योग्यता है जरूर कहीं ना कहीं आंकलन करा हुआ हाईकमान या कांग्रेस के अंदर ऐसी अभी जरूरी नहीं है ना, ये गलत है। मैं फिर भी कह रहा हूँ ये आला हाईकमान को गढ़वाल और देहरादून को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद तो आला हाईकमान तब एक नहीं है। उन्होंने जरूर कोई ना कोई आउटपुट के आधार पर राजनीति बनाई होगी। 24 की अगर जिक्र कर रहे हैं, 24 हमारे समझ से 2 वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है 24 को लेकर। और कांग्रेस कह रही है कि हम लड़ने जाएंगे 24 के मद्देनजर। क्या आपको लगता है 24 के मद्देनजर ये निर्णय सही लगा? देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं उत्तराखंड की, हम बात करते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में 5 और 5 सीटों में जो है कुछ सीटें ऐसी जो रिजर्व, ठीक है। तो ठीक है, आप अभी तक तो 5 सीटें जो है बीजेपी के पास, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये सोच रहे हो कि यशपाल आर्य के आने से 1-2 सीटों पे कुछ ऐसा का प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा ही अजीब सा, मतलब देखिए समय जो है पूरा समीकरण है। आप ये देखिए कि जो अभी जो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है, लेकिन इसके बावजूद जहां से मत प्रतिशत बढ़ा है, जहां से जो है इनका मत प्रतिशत घटा है, उसको इन्होंने जो है इसको अनदेखी कर दी और उस अनदेखी का इनको खामियाजा आने वाले टाइम पे होगा। जहां तक बात है कि 2024 की आप बात कर रहे हैं, जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों में आपको बता रहा हूँ बीजेपी की तरफ से भी कई लोग बदले जाएंगे। जो इस समय सांसद हैं वो बदले जाएंगे और जिस तरह से बीजेपी में एक नया प्रयोग चल रहा है, मुझे लगता है कि 2024 में फिर 5 सीटें जो बीजेपी के पास आएगी, उनके पास संगठन मजबूत है। और अगर इनकम्बेंसी वाली बात हम करते हैं तो
तो जरूर वो चेहरा बदलेंगे और ऐसे चेहरों को, युवा चेहरों को आगे लाएंगे जिससे बीजेपी दोबारा जीत जाए। देखिए राजेंद्र सर, जैसे यशपाल आर्या की दुहाई दी जा रही है, वो विश्वसनीयता है। 5 साल पहले जब सरकार चुनाव में जा रही थी 17 में, उसके पहले सत्ता छोड़कर कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में गए और इतने लोग गए, सारा पूरा फौज लेके गए, जिन फौज के बल पे कहा जा सकता है कि 17 में भाजपा लौटी वापस आई। तो ये विश्वसनीयता का भी जो अभाव है यशपाल आर्या के साथ, बिल्कुल 100% है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यशपाल आर्य जो है कांग्रेस की वजह से वापस नहीं आए। यशपाल साहब इसलिए कांग्रेस में गए कि उनको अपनी सीट बचानी। उन्हें जो ये लग रहा था, जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन अगर इस तरह चलता है, उसका प्रभाव होता है तो मेरी सीट जो है मैं बीजेपी में हार जाऊंगा। तो वो रीजन था, उसका ये रीजन नहीं था कि कांग्रेस उनको लेना चाहती। कांग्रेस सिर्फ एक दलित चेहरे के नाम से उनको ठीक ठाक लेना चाहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर एक उनका बहुत ज्यादा और दावेदारी नहीं थी कि वो अगर आते हैं तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से उनको जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो वो क्लियर कट एक जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण जो कुमाऊं वाली है, जो हरीश रावत वाली समीकरण है, उसका जो है प्रभाव है। और हरीश रावत के वजह से जो है जो सारे लोग जो है कुमाऊं से सिलेक्ट हैं। ये जरा कुछ मुझे लगता है कि जहां तक प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच में जो खटपट है, उसका ये जो है पूरा ही रिजल्ट है, जो इस तरह की 3 सीटें वहां। सचिन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी की हम दुहाई दे रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी को हम निशाने पे ले रहे हैं कि कुमाऊं में सारी चीजें दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये गलती कर रखी है क्या? ये लगता है आप लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री भी गढ़वाल का, कुमाऊं का अध्यक्ष भी हरिद्वार का, गढ़वाल तो आपका भी खाली। देखिए, ऐसा नहीं है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जो है जातीय समीकरणों को जो है तवज्जो न देते हुए जो है जन मुद्दों के आधार पे और योग्य जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनको जो है दायित्व देने का कार्य करती है। ये बात कह रहा था देहरादून क्षेत्र से 2 कैबिनेट नहीं, आप मुझे बताइए गढ़वाल की बात क्या? गढ़वाल क्या देहरादून गढ़वाल नहीं आता क्या? देहरादून को मुख्यमंत्री हम बात कर रहे हैं। अरे अध्यक्ष मुख्यमंत्री बात है, कैबिनेट मंत्री तो कैबिनेट मंत्री कहा अरे क्या है, क्या कांग्रेस में दे दीजिए ना, जब कांग्रेस की हमारे कहा क्या गढ़वाल के मुख्यमंत्री है और गढ़वाल में कोई दायित्व गढ़वाल में हमारे गढ़वाल में हमारे पास तमाम दायित्व तमाम बांटते हैं। एक दायित्व 4 की बात करिए, हमारे सब योग्य हैं, सबको दायित्व दिए गए हैं। की बात कर रहे जब 24 में आप चुनाव में जाए गढ़वाल 6,000, ये महत्वपूर्ण पद मेरे पास तो नहीं है। संजय जी बात बताइए, प्रदेश अध्यक्ष कहाँ से है इस समय? हरिद्वार से। तो हरिद्वार किसमें है? कहाँ गढ़वाल? क्यों गढ़वाल में किसी बात? अरे आपने माने प्रधान की दृष्टि से तो गढ़वाल राजेंद्र सर, क्या सतत ईमानदारी वाला प्रश्न है, क्या हरिद्वार को गढ़वाल में माना जाता है? देखिए, हरिद्वार तो कभी भी, और आप ये देखें जब से जो है उत्तराखंड बना है तो हरिद्वार को हर बार अलग करने की बात थी। तो मतलब मेरे कहना है कि हरिद्वार जो है कहीं भी जो है वो उत्तराखंड में लोग नहीं सोचते कि पहाड़ में या गढ़वाल में, बट हाँ कुछ लोग रहते हैं, कुमाऊं के लोग भी वहाँ रहते हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है उसको नहीं मानते, उसको राजनीतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो क्या गढ़वाल जो है गढ़वाल में नहीं आता है ना। और गढ़वाल में हमारे पास जो हमारे योग्य जो जितने भी हमारे पास दायित्व है, जितने भी हमारे अनुभवी लोग थे उन सबको दायित्व देने का कार्य किया। विधानसभा गढ़वाल में है,
संजय रावत जी गढ़वाल में है, किरण जोशी गढ़वाल में है, प्रिंस अग्रवाल जी गढ़वाल में है। सारे क्षेत्र मुझे आप बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अछूता छूटा और 2024 की तैयारी आप होगा चाहिए गए कि जनता के साथ ये जो बहुत बड़ा एक मैसेज जाना चाहिए था वो मैसेज निगेटिव चला गया। चारों तरफ चर्चाएं हैं कि कांग्रेस ने निर्णय सही नहीं किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस 24 की लड़ाई आप लोग पुरजोर मजबूती से लड़ने जा रहे थे, पहला एजेंट लग गया कांग्रेस? मैं फिर भी कह रहा हूँ शिवाजपुर जी, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था। ठीक है, अब तो रेट निकल ही गया। बात बोलो नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ कि इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर हारा हाईकमान ने कोई निर्णय लिया है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई सोच होगी, क्योंकि हम अभी हाल में चुनाव आ गए और ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय नहीं। इसके मंथन हुआ है और काफी समय तक मंथन हुआ। अब हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, एकदम आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होना चाहिए कि हाईकमान ने जो निर्णय लिया है वो वास्तव में सही है या गलत है। ये कुछ समय हमें इंतजार करना चाहिए। एक समीक्षा का प्रश्न है, उस समीक्षा के दौरान इनके जो प्रभारी थे उनके ऊपर भी उंगली उठी, कई ऐसे नेताओं पे उंगली उठी और कहा गया, आज भी आरोप लगा है कि नेता प्रतिपक्ष को ईमानदारी से चयन नहीं किया गया। तो ये जो आरोप है, क्या कांग्रेस जैसी जो 135 साल पुरानी पार्टी है, जिसने सबसे ज्यादा सत्ता के शीर्ष पे रही हो, उसके लिए क्या ये शुभ संकेत दिखाई देता है? जहाँ तक की बात है, अगर इन्होंने जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया है या अध्यक्ष का चुनाव किया है या जो भी मतलब उपनेता का चुनाव किया है, इसके पीछे जरूर किसी न किसी जैसे हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता का हाथ हो सकता है। मतलब ये माना जाए कि इसमें व्यक्ति विशेष का चला है, बिल्कुल व्यक्ति प्रदेश से नहीं, मतलब प्रदेश से नहीं चला। और ये सामने में बड़ा ही आश्चर्य होता है कि हरीश रावत जी को, जो कि इतने बड़े जो है नेता है और इतने परिपक्व नेता है और इतने टाइम से जो है राजनीति में है, इनको एक एक चीज जिनके बारे में कहा जाता है, उनको एक एक पल और घड़ी का पता रहता है राजनीति के बारे में क्या होने वाला दिग्गज नेता है। लेकिन इस बारे में, उत्तराखंड के बारे में वो अब जो है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने एक अंदरूनी जो है उसको लेके अपने जो बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से हुआ उत्तराखंड में। अगर आप देखें कि गढ़वाल अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, गढ़वाल में अच्छे नेता है। जो लोग जो है क्या कहते हैं, अगर उत्तराखंड में कांग्रेस को रिवाइव करना है तो आपको पूरे प्रदेश को लेके चलना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ हमारी कमी है, हमारे पास हमारा संगठन कैसा है, हमारे नेता कौन है। और मैं ये कहता हूँ जो नेता वयोवृद्ध हो गए हैं उनको भी जो है किनारे रखिए, युवा नेताओं को आगे लाइए जिनका एनर्जी है, जो लोग जो है ग्रास रूट लेवल। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री युवा दे दिया, तो आपको टक्कर देने के लिए युवा व्यक्ति को लाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको ऐसा बंदा लाना चाहिए कि जो उससे ज्यादा तेज तरार हो। गणेश गोदयाल जी अपने आप में, मुझे जो लगता है जो उनके जिस तरह उनके काम करने का तरीका था वो एक अपने आप में बहुत अच्छा। चलिए, अब ये तो बड़ी पार्टी की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 में कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है फिर टूट के कगार पे। और ये सब जो जिस तरह से होता है उसमें जो हर बार जो है कांग्रेस एक हारती नजर आती है, एक विघटित होती नजर आती है, कहीं भी संगठित होती नजर आती है। सचिन गुप्ता जी, बहुत अच्छी बात कही राजेंद्र जी ने, क्योंकि सही बात है कि जो माहौल लग रहा है, इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात किया। तो क्या जो कांग्रेस की टूट का एक डर है उसका फायदा भाजपा लेने जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से संजय जी, जब कहीं संगठन में टूट होती है, उनमें विरोध होता है, उसका लाभ अन्य संगठनों को मिलता ही मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी टूट के इशारा रखते हुए अपने कामों का इशारा रखते हुए, जैसा भी राजेश भाई ने थोड़े पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, और आपने स्वयं अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां 2024 से शुरू कर दी है। तो हम आज एक चुनाव अगर जीतते हैं तो हम अगले चुनाव की तैयारी के लिए जो है उसमें पूरी ताकत के साथ पूरा कार्यकर्ता लग जाता है। और आपने देखा होगा कि अभी भी जो है लगातार मुख्यमंत्री जी पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार किसी न किसी कार्यक्रम में सम्मिलित, और आगे 20 तारीख तक हमारा 6 अप्रैल का जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, उसका 20 अप्रैल तक के लगातार डेली के कार्यक्रम जो है तय है। और हर कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो उपस्थित दर्ज हुई है। तो हम लोग काम के रूप में जो उसको आगे लेके चलते हैं। और जो दूसरे संगठन है वो अगर टूट के कगार पे रहे किसी कारण, तो जो भी उनका लाभ अगर कुछ मिलना होगा तो स्वाभाविक है, उसको मिलना ही है और मिलता ही है। लेकिन सचिन जी, मेहनत इसलिए करने के लिए तो 6 महीने में आपको मुख्यमंत्री को अपने आप को चुनाव जीतना है। चुनाव जीतते ही आपका स्थानीय जो निकाय चुनाव उसको जीतना है।
स्थानीय चुनाव के मतलब के बाद तुरंत लोकसभा का चुनाव है। आपके पास तो मैं समझते अब समय ही नहीं है, इतनी ज्यादा सामने कई चुनाव है, क्योंकि जो चुनाव एक होगा मुख्यमंत्री को लेकर वो भी बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए। नहीं देखिए, चैलेंज कोई है, निश्चित रूप से जो है चुनाव, एक चुनाव में छोड़ के अगर और अन्य चुनाव की आप बात करें तो अन्य चुनाव सभी संगठनों को लड़ने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामने 6 महीने के अंदर माने सभी चुनाव लड़ा जाना है, तो निश्चित रूप से जनता के बीच में उनकी एक छवि जो है युवा तेज तरार और जैसे कि कहा जाता है झाकड़ धामी के रूप में उनकी उपस्थिति दर्ज होती है। तो उस चीज पे जो है धामी जी पहले दिन से, जिस दिन से चुनाव वो लड़के आए थे और वो चुनाव वो कहीं ना कहीं ड्यूटी करते, उसके बाद भी उनकी सक्रियता निरंतर बनी रही है। तो सक्रियता का दौर निरंतर जो है उनके पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बना रहेगा। तो इसमें तो कहीं भी जनता को कोई भी संतोष नहीं है और निश्चित रूप से जिस भी सीट से धामी जी चुनाव लड़ने वाले हैं तो चुनाव वो जो है भारी मतों से वो जीतने वाले हैं। और आगे के चुनाव, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव की बात करें या लोकसभा के चुनाव की बात करें, वो निश्चित रूप से संगठन कोई कार्यकर्ता जब तो वो चुनाव में उसका लाभ मिलता ही मिलता है। अरे गुप्ता जी, जिस तरह से माहौल दिख रहा है उससे लग रहा है कि कांग्रेस अभी से ही मुख्यमंत्री को वॉकओवर देने की स्थिति में आ गई है। देखिए श्रीवास्तव जी, सर अभी तो भारतीय जनता पार्टी में ये भरोसा ही नहीं किया जा सकता कि पुष्कर सिंह धामी जी को चुनाव लड़वाएंगे या फिर और मुख्यमंत्री इस प्रदेश को सौंप देंगे। आप इसकी पिछला कार्यकाल ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है राजेंद्र जी, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जो कांग्रेस का अंतरकलह है, जो अंदर ये माहौल चल रहा है, क्या उनके लिए भी फायदे का विषय बन सकता है? उनके लिए भी क्या कांग्रेस का कोई आदमी सीट छोड़ सकता है जैसा चर्चाओं में सब? ये आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि जिस तरह जो है हमारे जो सीएम साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से जो है वो बहुत एक्टिव, ओवर एक्टिव, तो इस समय तो बिल्कुल फुल टोटल में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपने सीट को आराम से निकाल लेंगे और जहाँ से लड़े इस बात अलग है, लेकिन जो है क्या कहते हैं वो मुझे लगता है कि फुल टर्म ही रहेंगे और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद राजेंद्र जी, धन्यवाद और धन्यवाद सचिन जी। प्रश्न इसका नहीं है कि कांग्रेस ने जो निर्णय लिए हैं वो क्या है, लेकिन प्रश्न इसका है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पे जातिवाद, क्षेत्रवाद और हर वह चीजें देखी जाती हैं, तलाशी जाती हैं और लड़ाई से पहले ये आकलन किया जाता है कि हम लड़ने जा रहे हैं तो सारे हथियार के साथ जा रहे हैं, सारी सेना के साथ जा रहे हैं, और ऐसे में अगर निर्णय होता है और उस निर्णय में कमियां दिखाई देती हैं तो चर्चा का विषय बनती है, उस पर चर्चा लाजमी है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये चर्चा की है कि कुमाऊं से ही तीनों पद देकर कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।